हेलो नमस्कार, दृष्टिकोण आईएएस में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन से शुरू किया था और इस सेशन में हम लोग नेशनल इनकम को कंप्लीट करने वाले हैं। नेशनल इनकम में वो तमाम चीजें आएंगी, जैसे जीडीपी क्या होता है, जीडीपी से एनएनपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सकल राष्ट्रीय खुशहाली क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, ग्रीन जीडीपी क्या होता है। इन तमाम मुद्दों पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे। सबको एमसीक्यू फॉर्मेट में लेंगे और साथ साथ प्रीवियस ईयर में भी जो पूछे गए प्रश्न हैं उन पे भी लेंगे। क्लास के अंत में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आपके टेलीग्राम चैनल पे भी रहेगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन को आज शुरू करते हैं हम लोग फिर से। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटी सी जानकारी। 16 जनवरी से जो है यूपीएससी और बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है दृष्टिकोण आईएएस में। तो आप लोगों में से जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है वो अपना एडमिशन सुनिश्चित कर ले। ये ऑफिस का नंबर, इस पे कॉल करके आपको तमाम जानकारियां मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक निर्दिष्ट अवधि के द्वारा घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी विपणन योग्य अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है। ठीक है, तो सीधा सीधा ये परिभाषा ही दे दिया गया है यहाँ पे। किसका परिभाषा है ये, आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले, अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर समझ लीजिए। जीडीपी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, कई बार एग्जाम्स में ये चीज पूछा गया है। ठीक है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, एकदम आराम से आप समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए जीडीपी क्या होता है, फुल फॉर्म इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, और सकल घरेलू उत्पाद का परिभाषा क्या होता है, किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक निर्दिष्ट अवधि में, निर्दिष्ट अवधि का मतलब क्या होता है यहाँ पे, निर्दिष्ट अवधि हो गया एक वित्तीय वर्ष में। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चल रहा है, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष होता है भारत में। घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी विपणन योग्य अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। तो दो चीज यहाँ पे ध्यान देने वाला है, पहला एक निर्दिष्ट अवधि यानी कि एक वित्तीय वर्ष, और उसके घरेलू सीमा के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कि उसके होम बाउंड्री, ठीक है, नेशनल बाउंड्री के अंतर्गत जो भी चीजें आ रही है घरेलू सीमा के अंतर्गत, उन तमाम चीजों के बारे में ये कह रहा है। तो वहां पे जितने भी वस्तु का उत्पादन हुआ और जितने भी सेवाओं का उत्पादन हुआ, सेवा मतलब मान लेते हैं कि एक डॉक्टर ने जो है 1 साल में 20 हार्ट ऑपरेशंस कर दिए। ठीक है, तो उससे जो इनकम प्राप्त हुआ और जो वस्तुएं बनी उस साल देश में, उन सबको अगर जोड़ दिया जाए, उसका टोटल वैल्यू निकाला जाए, मौद्रिक मूल्य का मतलब क्या होता है, एक अमाउंट में कन्वर्ट किया जाए कि भाई काम कितना हुआ है उस साल में। ठीक है, अगर ये बताया जाए कि देश में उस साल इतने करोड़ों रुपए का काम हुआ है, तो वो जो अमाउंट होगा वो क्या कहलाएगा, उस साल का, उस देश का जीडीपी कहलाएगा। ठीक है, तो जीडीपी क्या होता है, सेम परिभाषा ही दे दिया गया है। किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक निर्दिष्ट अवधि के द्वारा घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी विपणन योग्य अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, ग्रॉस को किस तरह से नेट में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक को किस तरह से नेशनल में कन्वर्ट करना है, ये सब चीज हम लोग आगे क्वेश्चंस के साथ देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है, शुद्ध राष्ट्रीय आय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, सकल घरेलू उत्पाद, और यहां पे है शुद्ध। पिछले क्वेश्चन में था सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में इसको जीडीपी कहते हैं, और यहां पे क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, यहीं पे देख लीजिए किस तरह से कन्वर्ट करना होता है। शुद्ध, यहां पे है घरेलू के जगह राष्ट्रीय, ठीक है, उत्पाद। ठीक है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पे जीडीपी और यहां पे एनएनपी है। ठीक है, तो दो शब्द यहां पे चेंज है, पहला सकल से यहां पे क्या है,
शुद्ध है, ठीक है। और यहाँ प्रश्न भी आपका सकल से सिर्फ शुद्ध के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। शुद्ध दिया हुआ है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास का जोड़ है, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास के बीच का अंतर है, या शुद्ध राष्ट्रीय आय सकल घरेलू उत्पाद और मूल्यह्रास के बीच का अंतर है, ठीक है, या शुद्ध राष्ट्रीय आय शुद्ध घरेलू उत्पाद और मूल्यह्रास के बीच का अंतर है। इन चारों में से जो जोड़ना है। तो पहला जो दिमाग में क्लियर रखिए, शुद्ध राष्ट्रीय में शुद्ध कहीं पे भी राष्ट्रीय का राष्ट्रीय ही होगा, ठीक है। जिस ऑप्शन में आपका राष्ट्रीय दिख रहा है वही होगा। तो यहाँ पे घरेलू उत्पाद ये खत्म हो जाएगा। अब बच गया ये दोनों ऑप्शन, ठीक है। यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास का योग है पहला, और दूसरा सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास के बीच का अंतर है। तो शुद्ध आखिर होता क्या, सकल और शुद्ध क्या होता है। सकल मतलब ग्रॉस, ठीक है, और शुद्ध मतलब नेट, ठीक है। तो जब भी हम लोग ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, मूल्यह्रास होता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग ग्रॉस से नेट में जाएंगे, ठीक है, जीडीपी से एनडीपी में जाएंगे या एनएनपी में जाएंगे, तो ग्रॉस से जैसे ही नेट में जाएंगे तो एक टर्म वहां पे जुड़ जाएगा माइनस डिप्रिसिएशन का। अब ये मूल्यह्रास क्या है, तो एग्जाम्पल से आप समझिए। यहाँ पे मान लेते हैं कि रामू नाम के एक व्यक्ति ने जो है एक जगह जॉब किया, ठीक है। एग्जाम्पल, एक पर्सनल एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूं। रामू नाम के एक व्यक्ति ने जॉब किया, जॉब है 40,000 रुपये पर मंथ का जॉब है। घर से दूर है तो उसने एक बाइक खरीद ली 20,000 रुपये की, ठीक है। 20,000 से वो 40,000 रुपये की जॉब करने के लिए आ जा रहा है, ठीक है। एक साल के बाद, अगर हम एक साल के बाद पूछेंगे उससे कितना इनकम है, तो कहेगा 40,000 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जो बाइक का कॉस्टिंग 20,000 रुपये था स्टार्टिंग में, अब क्या उसका जो कॉस्टिंग है 20,000 रुपये रह जाएगा। एक साल के बाद क्या होगा, उसके बाइक की कीमत घट जाएगी। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि बाइक जो है एक साल के बाद सेकेंड हैंड हो गई और उसकी कीमत हो गई 10,000, ठीक है। सैलरी में कोई उसका चेंजेस नहीं, इनकम उसका 40,000 ही आ रहा है, लेकिन वो जिस चीज का यूज करके ये इनकम क्रिएट कर रहा था उसका वैल्यू वहां पे खत्म हो गया, ठीक है। यानी 40,000 रुपये कमाने के लिए उसको 10,000 रुपये का नुकसान झेलना पड़ा। अब यदि उससे एक्चुअल इनकम पूछा जाए कि तुम्हारा इनकम कितना है, ठीक है, उसे पूछ दे कि तुम्हारा जीडीपी कितना है, तो 40,000 तो कहेगा। लेकिन अगर पूछ दे तुम्हारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, नेट में अगर बात कर ले, तो क्या करना पड़ेगा उसको, 40,000 में से ही 10,000 जो खत्म हो गया, नुकसान हो गया उसका, उसको घटाना पड़ेगा। और उसका जो नेट इनकम क्या होता है, 30,000 रुपये होगा, ठीक है। तो देश में भी बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह हैं जो काम कर रहे हैं, और हर साल उस फैक्ट्री में जो कलपुर्जे लगे हुए हैं, पार्ट्स लगे हुए हैं, फैक्ट्री लगी हुई है, वो पुरानी होती जाती है, उसका वैल्यू जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो स्थिर संपत्ति है उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो उस कमी को कहीं ना कहीं तो मैनेज करेंगे। तो जब भी हम सकल से शुद्ध में आते हैं तो उसी कमी को, ठीक है, उस कमी को क्या बोलते हैं, दूसरे भाषा में मूल्यह्रास बोलते हैं उसी को। तो उसको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी हम ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो यहां पे पूछ रहा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास का योग नहीं ही होगा, क्योंकि योग नहीं होगा क्या होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास के बीच का अंतर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर इसको भाषा में कन्वर्ट कर लिया जाए तो क्या होगा, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, समझ में आया। तो कुछ फॉर्मूला है, जैसे जब भी हम ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो नेट बनाना होगा तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अब यहाँ पे हिंदी भाषा में या भाषा में न रह करके सिर्फ आपको फॉर्मूला ही देता, फिर भी आप इस तरह से बना सकते थे। जैसे एक छोटा सा चीज यहाँ पे और समझते हैं, ठीक है। अगर आपको दे दिया जाए एनएनपी बराबर, ये फॉर्मूला है जीडीपी माइनस
डिप्रेसिएशन हो जाएगा, ठीक है। या अगर आपसे सिंपली पूछ दे जीडीपी प्लस डिप्रिसिएशन, सॉरी, अगर आपसे ये पूछ दे एनडीपी प्लस डिप्रिसिएशन किसके बराबर होगा, ठीक है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ठीक है, या एनडीपी, इस टाइप का सिर्फ फार्मूला ही पूछे तब क्या होगा। तो यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डेप्रिसिएशन जोड़ दिए, डेप्रिसिएशन जुटने के बाद ये नेट क्या होगा, जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो जो जीडीपी ही हो जाएगा, ठीक है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला बेसिक चीज याद रखिएगा, ग्रॉस से नेट में जाने में क्या करना होगा, हम लोग को डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बचते हैं। अगला है दुनिया में जीडीपी के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था की रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो जीडीपी के हिसाब से भारत की जो रैंकिंग की गई है वो है, अभी वर्तमान में भारत 5वें स्थान पे है, 5वें रैंक पे है, ठीक है। वैसे कई सारे वैश्विक संस्थाओं का कहना है कि इस साल यानी 2025 में जो है भारत 4th स्थान पर चला जाएगा, ठीक है। और आईएमएफ का कहना है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि 2027 तक भारत जो है 3rd रैंक पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और मोदी जी का विजन है कि 2047 तक जो है हम लोग को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनना है। कब तक, 2047 तक, ठीक है, 2047 तक हम लोग को दुनिया के नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये तो देख लिए। 5वां है किसी निश्चित अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय बराबर होती है, ठीक है। निश्चित अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय सेम चीज है, पहला नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, कुल व्यय का योग, सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय का योग, या उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, अभी परिभाषा शुरू में ही देखे हैं, एक निश्चित अवधि के लिए उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या हो जाएगा, उसका राष्ट्रीय आय कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो जीडीपी का परिभाषा अभी हम लोगों ने देखा है, जीडीपी के परिभाषा में क्या देखा हम लोगों ने कि एक निश्चित अवधि के दौरान, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, ठीक है, क्या है, देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाएगा, सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। तब प्रश्न बनता है कि घरेलू सीमा में आता क्या सब है। तो घरेलू सीमा में क्या आएगा, पहला स्थलीय सीमा तो होगा ही, फैक्ट्री वगैरह कहाँ लगेगी, भारत की भूमि पे ही लगेगी, ठीक है। जलीय सीमा आएगा, लेकिन जलीय सीमा कहां तक, पूरा का पूरा समंदर तो अपना नहीं है, कहां तक, तो समुद्र का भी जो है बहुत सारा मैरीटाइम बॉर्डर्स होता है, ठीक है, मैरीटाइम्स बॉर्डर है। जैसे आप जानते हैं भारत के नीचे की तरफ जो है चारों ये समुद्र ही है, तो कहां तक समुद्र का एरिया है, तो जो मान लेते हैं ये पूरा आपका जो है क्या है, ये पूरा का पूरा जो है जलीय एरिया है ये। तो ये कई सारे लेयर्स में बाउंड्री में बटा हुआ, आपने कई मूवीज में भी देखा होगा कि जो है जल के माध्यम से ही दूसरे के बाउंड्री में जाता है तो रोकता रहता है, क्यों, क्योंकि वो अपने देश का सारा समुद्र नहीं है, ठीक है। तो ये कितने लेयर्स में बटा हुआ है, तो पहला जो लेयर्स है जो धरातल से 12 नॉटिकल्स माइल तक, एनएम तक, ठीक है, एक एनएम जो 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है, तो 12 नॉटिकल्स माइल तक जो है क्या है, ये आधार सीमा है, ठीक है। सेकेंड लेयर होता है, सेकेंड लेयर होता है यहां से आप ले लीजिए धरातल से ही 24 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, 24 नॉटिकल माइल तक ही जो है
ये बाउंड्री हम लोग का पारदर्शिक जल सीमा, ठीक है। यहाँ पे जितना भी सर्विलेंस वगैरह, कोस्ट गार्ड वगैरह यहाँ तक जो है अपना सर्विलेंस वगैरह करते हैं, ठीक है। ये पूरे कंट्रोल में है। अगर दुश्मन का कोई भी जहाज, जलयान जो है इस सीमा के प्रवेश करेगा अंदर, तो भारत सरकार को ये अथॉरिटी है कि उसको खत्म कर दे, उसको मार गिराए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सीमा अपना है ही, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी एक सीमा है हम लोग के पास, ये है आधार से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक का, ठीक है। कहां से कहां तक का? 200 नॉटिकल माइल तक, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल तक का जो ये क्षेत्र है, ये मेन क्षेत्र है, इसको EEZ कहते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। इस जोन में क्या है, तो भारत सरकार जो है अपनी जितनी भी आर्थिक गतिविधि है, मत्स्य पालन कर सकता है या कोई द्वीप वगैरह का निर्माण कर सकता है, कुछ भी जो है जो इकोनॉमी एक्टिविटीज है वो करने का फुल्ली अधिकार भारत सरकार के पास है। इस सीमा के बाद जो है वो हाई सी कहा जाता है, यानी कि अब उस पे जो है किसी देश की अपनी प्राइवेट सीमा नहीं रह जाती है, ठीक है। तो आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, आपने जो लेटेस्ट मूवी वगैरह आई थी उस समय भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये भारत सरकार की अपनी जलीय सीमा है। तो धरातल से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक में जितनी भी एक्टिविटीज होगी, आर्थिक क्रियाएं होंगी, वो सब जो है भारत के घरेलू सीमा में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो घरेलू सीमा में क्या क्या आ गया है हम लोग का? पहला तो स्थलीय सीमा तो आ ही गया, ठीक है। फैक्ट्री वगैरह कहां लगे? पूरा में लगेगा। दूसरा, जलीय सीमा भी आ गया। तीसरा, वायव्य सीमा में क्या होता है, मान लेते हैं कि एयर इंडिया का विमान है, वो भारत से जाता है, दुबई जा रहा है, श्रीलंका जा रहा है, जापान जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो एयरलाइंस द्वारा किया गया वो काम जो है क्या कहां पे होगा, उस एक्टिविटी को कहां पे काउंट किया जाएगा? भारत की घरेलू सीमा में, ठीक है। एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं, एयर इंडिया या ऐसा कोई जलयान है जो दो देश के बीच चल रहा है, तो उसका जो भी एक्टिविटीज होगा वो भारत के घरेलू सीमा में ही काउंट किया जाएगा। इसके अलावा, ठीक है, तो इसके अलावा जो है जितने भी दूतावास हैं भारत सरकार के विदेश में, अमेरिका में इंडिया का एम्बेसी है, वो भी जो है क्षेत्र किसके घरेलू सीमा में है? भारत के घरेलू सीमा में, ठीक है। जितने भी देश में भारत का दूतावास है वो सब जगह जो है भारत सरकार के अंतर्गत आता है, तो वहां पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी वो भारतीय सीमा के अंतर्गत ही आएगा। इसके अलावा मिलिट्री बेस, भारत ने यदि किसी देश में अपना मिलिट्री बेस स्थापित किया है तो वो जगह भी जो है भारत सरकार के घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगी, ठीक है। तो इतने जगह पे जो काम हो रहा है, इतने जगह का जो हम लोग ये जोड़ेंगे प्रोडक्ट और सर्विस का कॉस्टिंग अमाउंट, मौद्रिक मूल्य, वो सब मिलकर के क्या बनाएगा? हमारा जीडीपी बनाएगा, ठीक है। तो यहां देश की जलीय सीमा, स्थलीय सीमा, दूतावास, मिलिट्री बेस, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत परियोजी आय किसके बराबर होता है? ठीक है, व्यक्तिगत परियोजी आय। व्यक्तिगत परियोजी आय से पहले व्यक्तिगत आय क्या होता है थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। व्यक्तिगत आय क्या होता है, तो मान लेते हैं देश में राष्ट्रीय आय तो हम लोग काउंट कर लिए। अब क्या होगा, उस आय को पूरी जनता में, जनता के पास जाएगा, जनता से ही तो उस चीज को काउंट किया गया है, तो जनता में जाएगा तो क्या होगा, ये राष्ट्रीय आय माइनस कुछ कुछ चीजें जो परिवार के पास नहीं जाती है, व्यक्ति के पास वो इनकम नहीं जाती है। जैसे जो लोग लोन लेते हैं तो लोन का जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट को देते हैं, वो इंटरेस्ट जो है वो इनकम सबके पास नहीं डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ठीक है। तो परिवार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, ठीक है, माइनस कॉरपोरेट से फॉर्म से जो सरकार कमाती है उसके लाभ पे जो टैक्स वगैरह लगा करके वो सरकार डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, कॉरपोरेट द्वारा अवितरित लाभ, ठीक है।
लेकिन सरकार भी अपने तरफ से जो पेमेंट भेज रही है किसी प्रकार का, उसको काउंट करती है। ठीक है, तो सरकार द्वारा भुगतान किया गया, सरकार द्वारा लोगों को किया गया भुगतान। ठीक है, तो व्यक्तिगत आय का मतलब हो गया, पर्सनल इनकम का मतलब हो गया कि एक आदमी के पास कितना रुपया पहुंच रहा है। ठीक है, अब रुपया पहुंचने का मतलब है ये नहीं कि वो सारा पैसा खर्च कर सकता है। मान ले किसी आदमी की इनकम है 50,000 रुपये, ठीक है, उसको गवर्नमेंट सर्विस में है, मिल गया 50,000 रुपये मिल गया, तो क्या वो ये खर्च कर सकता है? नहीं, इसमें भी जो है क्या करना पड़ेगा, उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी कर देना पड़ता है, यानी कि जो व्यक्तिगत आय है, व्यक्तिगत आय में भी क्या देना पड़ता है, व्यक्तिगत आय में से कर दे दिया। ठीक है, इसके अलावा कोई सर्विस वगैरह सरकार की लेता है तो उसमें शुल्क देना पड़ता है, यानी कि गैर कर। ठीक है, ये सब जोड़ करके ये व्यक्तिगत आय में से जब ये दोनों चीज को घटा देते हैं, टैक्स वगैरह काट करके जो बचता है, बोलते नहीं बोलचाल की भाषा में कितना है, तो कैश इन हैंड जो है इतना रुपया आता है। ठीक है, तो कैश इन हैंड में इतना रुपया आता है, उसमें से भी टैक्स उसको काटना पड़ता है, इनकम टैक्स तो भरना ही है साल भर में। ठीक है, फिर कोई सर्विस वगैरह ले रहा है, उसका इंटरेस्ट ये देना है, शुल्क देना है, गैर कर। ठीक है, गैर कर भुगतान ये भी देना है। तब जो अमाउंट बच जाता है, मान लेते इसमें से खत्म करके जो है अमाउंट बच गया 30,000 रुपया, वो जो अमाउंट बचेगा वही उसका क्या कहलाता है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। ठीक है, प्रयोज्य का मतलब होता है प्रयोग। प्रयोग कितने रुपए का कर सकता है, हाथ में 50,000 मिला तो 50,000 ऐसा नहीं पूरा खर्च कर सकता है, फिर उसको टैक्स वगैरह भी भरना है। तो जितने रुपए पे अधिकार है उसका, कितना रुपया हम खर्च कर सकते हैं, मेरे पास अथॉरिटी आ गया, वो पैसा क्या कहलाएगा, उसका प्रयोज्य आय कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयोज्य आय देख लीजिए, प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत आय कर, या प्रयोज्य आय बराबर निजी आय माइनस कॉर्पोरेट कर, प्रयोज्य आय बराबर निजी आय माइनस निगमों का वितरित लाभ माइनस कॉर्पोरेट कर। ठीक है, तो इस सब में से जो है क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिगत आय माइनस जो है व्यक्तिगत आयकर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, प्रयोज्य आय, क्योंकि एक व्यक्ति कितना रुपया खर्च कर सकता है, तो जितना भी उसके पास अमाउंट होगा उसमें से अपना टैक्स वगैरह काट करके उस पैसे को खर्च कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज होगा, गैर कर भुगतान भी जो है यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय समझ लिए किसके बराबर होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला ही पूछ दिया है जो शुरू में मैंने बताया था, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। पहले तो इसका इंग्लिश कर लेते, शुद्ध यानी कि नेट राष्ट्रीय, नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेट है तो देखिए डिप्रिसिएशन माइनस में होगा, आंसर तो आपको फर्स्ट से ही मिल जाता है, डिप्रिसिएशन माइनस का एक ही ऑप्शन है। फिर भी एक बार और रिचेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, जीडीपी में प्लस NFIA किया गया है। NFIA क्या होता है, तो यहाँ पे हम एक सिंपल एक चीज को कन्वर्ट करते हैं, जीडीपी से हम लोग को क्या चाहिए, ये NNP है। ठीक है, इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, NNP कैसे निकला। एक फॉर्मूला को पूरी तरह से विस्तार से समझ लेते हैं तो आप इस पे जो है सारे प्रश्न इस तरह के फॉर्मूला वाले बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो जीडीपी से NNP बनाने के लिए पहला तो है क्या करेंगे, पहले G से N में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये NDP हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, G है और ये क्या है, N है। डोमेस्टिक है, लेकिन हमको निकालना क्या है, नेशनल निकालना है। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो घरेलू सीमा के बारे में बात कर रहे थे, अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में, राष्ट्रीय सीमा के बारे में। तो देखिए मान लेते हैं कि ये पूरी दुनिया है, इमेजिन कीजिए पूरी दुनिया, और ये है हमारा भारत। ठीक है,
तो भारत के भारतीय यानी नेशनल जो है, सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो भारत में ही रह रहे हैं, वो अमेरिका में भी रह रहे हैं, वो जापान में भी रह रहे हैं, वो अन्य देश में रसिया वगैरह में भी रह रहे हैं, अलग अलग देश में रह रहे हैं, और वहां से जो है इनकम भेज रहे हैं, वहां से भारत भी इनकम भेजते हैं। ठीक है, भारत इनकम भेज रहे हैं। तो हम लोग जो जीडीपी की परिभाषा में शुरू में समझे थे कि घरेलू सीमा के अंतर्गत, तो घरेलू सीमा तो इतना ही हो गया इसका, इसके अलावा दूतावास वगैरह सब, तो इसमें विदेश में जो नागरिक रह रहे हैं उसका इनकम तो हम लोग जोड़े ही नहीं, तो वो राष्ट्रीय कैसे बनेगा। ठीक है, तो जब हम लोग भारत में विदेश में रह रहे भारतीयों का इनकम जोड़ते हैं जीडीपी में, तो क्या कहलाएगा हमारा, तब वो जाकर के नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और क्लॉज है कि जब दुनिया भर में भारतीय हैं और वहां से इनकम भेज रहे हैं, तो दुनिया भर के लोग भी भारत में हैं और वो भी जो है इनकम बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, वो भी क्या कर रहे हैं, बाहर इनकम भेज रहे हैं, अपने अपने देश अपने अपने घर पे भेज रहे हैं। तो दोनों का जब माइनस करेंगे तब जाके जो एक्चुअल अमाउंट होगा वही जीडीपी में जोड़ेंगे, तब नेशनल इनकम होगा। ठीक है, यानी विदेश से प्राप्त शुद्ध आय, विदेश से प्राप्त आय माइनस विदेश को जाने वाली आय। ठीक है, बराबर शुद्ध विदेश से आय प्राप्त, शुद्ध विदेश से प्राप्त आय। ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, शुद्ध विदेश से आय प्राप्त आय। ठीक है, तो मान लेते हैं 1 लाख करोड़ रुपया भारत आया, दुनिया भर के भारतीय जो है अपने अपने देश में भेज दिए, भारत में भेज दिए, और भारत से जो है 80 करोड़ रुपया जो है बाहर चले गया। ठीक है, तो बचा कितना, 20 करोड़ रुपया ना हम जोड़ेंगे जीडीपी में, तब जाकर के वो क्या हो जाएगा, एनएनपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे एक और छोटा सा है, इनकम किस वाले इनकम को हम जोड़ेंगे। ठीक है, आय 2 प्रकार के होते हैं, आय 2 प्रकार के हैं, किस इनकम को जोड़ना है, पहला वो होगा कौन सा, साधन आय को। 2 प्रकार के हैं, पहला है साधन आय और दूसरा है ट्रांसफर आय। ठीक है, साधन आय वो आय है जिसके बदले कोई आदमी कुछ काम करता है, यानी भारतीय जो विदेश में रह रहे हैं वो कुछ काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ भी काम के बदले जब इनकम ले रहे हैं तो वो किस में आएगा, साधन आय में होगा। लेकिन मान लेते हैं कोई स्टूडेंट वहां पे गया और वहां पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसको छात्रवृत्ति मिल गया, वो भी उसका इनकम है। ठीक है, वो भी भेज सकता है घर पे, तो वैसे आय को नेशनल इनकम में हम लोग काउंट नहीं करते हैं, यानी ट्रांसफर आय को हम लोग काउंट नहीं करते, हमेशा इस फैक्टर इनकम को ही काउंट करते हैं, साधन आय को ही हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो जीडीपी में जब हम लोग जोड़ते हैं, जीडीपी में हम लोग किसको जोड़ देंगे, जीडीपी प्लस हम जोड़ रहे हैं नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं NFIA। ठीक है, जीडीपी में जब हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को जोड़ देते हैं तब ये क्या हो जाता है, GNP हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, GNP हो जाता है। ठीक है, तो पहला तो ये था कि हम लोग को G को N में कन्वर्ट करना था, दूसरा D को N में कन्वर्ट, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना था। तो डोमेस्टिक से नेशनल में कब जाएंगे, जब हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे ही जीडीपी में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जोड़ते हैं तो हो जाता है जीएनपी, और जीएनपी में अगर हम माइनस कर दिए डेप्रेसिएशन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा NNP। ठीक है, क्या हो जाएगा, NNP हो जाएगा। ठीक है, यही है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े कौन सी संस्था प्रकाशित करती है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े कौन सी संस्था प्रकाशित करती है, तो संस्था कौन सी है, यह है NSO। पहले
भारत के पास दो संस्थाएं थी आंकड़ा को कलेक्ट करने के लिए, एक एनएसएसओ और एक सीएसओ, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये दोनों ही संस्थाओं को भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने 2019 में क्या कर दिया, एनएसएसओ को और प्लस सीएसओ को मर्ज कर दिया और बना दिया एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। और ये काम करता है किसके अंतर्गत, केंद्रीय सांख्यिकी एंड योजना क्रियान्वयन मंत्रालय, क्रियान्वयन मंत्रालय, ठीक है। ये मंत्री कौन है, राव इंद्रजीत जो है वर्तमान में मंत्री है, इसके अधीन काम करता है, ठीक है। तो ये आंकड़े जो है 2 बार प्रकाशित करता है, एक त्रैमासिक आधार पे और वार्षिक आधार पे आंकड़े का प्रकाशन करता है। त्रैमासिक मतलब 3 महीने पे, तो एक वित्तीय वर्ष का 3-3 महीने पे जो है अपना पब्लिश करते रहता है, जीडीपी का आकलन पब्लिश करते रहते हैं और फाइनली जो है साल के अंत में जो है जीडीपी का वो प्रकाशन करता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े जो है एनएसओ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चलिए अगला आते हैं हम लोग, एनएसओ के बारे में ही है। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए सरकार आधार वर्ष किसे चुनती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। वैसे सरकार वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 चुनती है, लेकिन आधार वर्ष होता क्या है ये सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। तो आधार वर्ष नाम से ही है आधार, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर में आप लोग पढ़ते होंगे जीडीपी में इतने % की वृद्धि हो गई, जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है, जीडीपी घट रहा है। तो आखिर कोई भी चीज बढ़ेगा या घटेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, मापने के लिए एक बेस तो चाहिए। अगर बोलेंगे कि वो लड़का ज्यादा लंबा है, ठीक है, तो लंबा है किससे, एक रेफरेंस तो चाहिए ना कि उस लड़के से ज्यादा लंबा है, एक आधार चाहिए हम लोग को। तो जीडीपी का जब कैलकुलेशन होता है, जीडीपी क्या है, उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य, ठीक है, का मूल्य, प्राइस, ठीक है, प्राइस की बात करेंगे, अमाउंट में ही फाइनली कन्वर्ट होना है कि कितना अमाउंट का जो है काम हो गया उस साल में। मान लेते हैं कि एक साल में, इस साल में एक ही काम हुआ पूरे भारत में, इस पेन का निर्माण हुआ, ये पेन ही बना पूरे भारत में, मान लेते 2 मिनट के लिए 1 लाख पेन ये बना, इस पेन का जो कीमत है मान लेते हैं कि 10 रुपए है, ठीक है, 1 लाख पेन बन गया, ठीक। यानी कि जो जीडीपी है इस साल की वो कितनी हो गई, 10 लाख रुपए हो गई, ठीक है। 2024-25 की जीडीपी जो है क्या हो गई, 10 लाख रुपए हो गई। लेकिन मैंने इस पेन का रेट जो है इस साल के हिसाब से बताइए, साल में पेन का रेट कौन सा चल रहा है, 10 रुपए, ठीक है। तो आपने सिंपली बता दिया 10 लाख रुपए जीडीपी हो गई, लेकिन इसे ये तो पता नहीं चल रहा है कि ये जीडीपी बढ़ रहा है हमारा, किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। उसके लिए सरकार क्या करती है, जैसे अभी 2011-12 को आधार वर्ष चुनी हुई है, ठीक है, आधार वर्ष। अब सरकार क्या चेक करेगी, 2011-12 में स्पेन का रेट कितना था, यानी अगर मान लेते हैं 2011-12 में स्पेन का रेट 8 रुपये होगा और 1 लाख इस साल में बना है, ठीक है, तो ये कितना अमाउंट बनता है, यानी कि काम कितना का हुआ है, 8 लाख रुपए का काम हुआ है, जीडीपी कितना 8 लाख रुपए, लेकिन इस साल के रेट के हिसाब से कितना हो रहा है, 10 लाख रुपए। तो ये जो अमाउंट बढ़ रहा है, यानी 8 से 10 लाख की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, जीडीपी जो है हमारा प्रगतिशील है, जीडीपी हमारी बढ़ रही है, ठीक है। तो जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए जो है सबसे मेन चीज है एक आधार वर्ष, ठीक है। तो सरकार ने 2011-12 को अभी वर्तमान में आधार वर्ष ले रखा है, लेकिन विचार करिए कि 2017-18 को आधार वर्ष ये बनाया जाए, ठीक है। तो निकट भविष्य में हो सकता है 2017-18 को आधार वर्ष बनाए। अब प्रश्न है कि 2017-18 या किसी साल को 2000 पिछले साल को ही क्यों नहीं आधार वर्ष बना लिया जाता है। तो सरकार हमेशा उस साल को आधार वर्ष बनाती है जिस साल में किसी भी प्रकार का कोई युद्ध ना हो, कोई ये कोरोना जैसी बीमारी ना हो, ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से स्थिर रहे। उस साल को क्या करेगा सरकार,
आधार वर्ष के रूप में अपना ये चुन लेता है। ठीक है, तो इस बार को अभी जो आधार वर्ष है वो क्या है, 2011-12। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं। ठीक है, जीडीपी में दो टर्म आता है, एक नॉमिनल जीडीपी आता है और एक रियल जीडीपी आता है। ठीक है, तो जब हम लोग जीडीपी की गणना चालू कीमत पे करेंगे, इसको क्या कहते हैं, चालू कीमत, यानी चालू वर्ष का कीमत, और इसको क्या कहते हैं, आधार वर्ष का कीमत। ठीक है, इसको बोलते हैं आधार वर्ष का कीमत। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, चालू वर्ष की कीमत। तो जब जीडीपी की गणना चालू कीमत के आधार पर करेंगे तो ये जीडीपी कैसी जीडीपी कहलाएगी, हमारी नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, क्या कहलाएगी, ये नॉमिनल जीडीपी कहलाएगी, क्योंकि चालू कीमत पे हम गणना कर रहे हैं। और यदि जीडीपी की गणना हम लोग आधार वर्ष के कीमत पे करेंगे, यानी जिस साल अर्थव्यवस्था स्थिर थी उस साल पे करेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रियल जीडीपी। ओरिजिनल प्रोग्रेस हमारा क्या है इस साल से, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी चीजें अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। जैसे मान लेते हैं कहीं पे युद्ध का माहौल हो गया तो सामान का रेट जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में तो मान लेते हैं ये 10 रुपये का पेन है, स्कार्सिटी हो गया युद्ध वगैरह के कारण, तो क्या होगा, ये 50 रुपये का पेन हो जाएगा। ऐसे में तो 50 लाख रुपए का यहाँ पे शो करने लगेगा हमारा। लेकिन ये हमारा रियल जीडीपी, तो ये रियल तो नहीं हुआ इनकम। रियल किस बेस पे, ये रियल जीडीपी है। तो विकास को मापने के लिए ये नेशनल इनकम वगैरह ये सब क्या है, सिर्फ विकास को चेक करने के लिए कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमको और क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो विकास को चेक करने के लिए ही जो है ये नेशनल इनकम वगैरह का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए। आधार वर्ष कौन सा है, 2011-12 है। अगर चालू कीमत के आधार पर गणना करेंगे तो नॉमिनल जीडीपी, अगर रियल कीमत के आधार पर करेंगे, आधार वर्ष की कीमत के आधार पर करेंगे तो वो रियल जीडीपी कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आय में हरित जीडीपी का क्या आशय है। ठीक है, ग्रीन जीडीपी का क्या आशय है। तो ग्रीन जीडीपी होता क्या है, ठीक है, ग्रीन जीडीपी क्या होता है, तो जो भी पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चीजें, जैसे ही पर्यावरण आ गया तो कलर कौन सा दिखने लगेगा हम लोग को, हरा। तो जब भी हरा चीज के बारे में अध्ययन करें दिमाग में बैठा ले कि वो पर्यावरण से संबंधित ही है। ठीक है, जैसे ग्रीन बॉन्ड्स हो गया, यानी पर्यावरण से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चीजें हैं अगर जीडीपी के साथ साथ उसका गणना करेंगे तो हमारा क्या होगा, ग्रीन जीडीपी कहलाएगा। जैसे ग्रीन जीडीपी, हरित जीडीपी क्या हो जाएगा हमारा, ग्रीन जीडीपी बराबर जीडीपी माइनस पर्यावरणीय नुकसान। एक टर्म सिर्फ लिख दीजिए, पर्यावरणीय नुकसान। ठीक है, इसमें सब आ जाएगा, यानी कि वन क्षरण आ गया, जल प्रदूषण आ गया। ठीक है, मतलब ETC आप रख लें। मतलब इनकम करने के लिए सरकार ने, यानी पूरे भारत ने इतना रुपया कमाने के लिए पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया है उसको माइनस कर दिया जाए तो जो अमाउंट हमारा बचता है वो क्या है, ग्रीन जीडीपी कहलाएगा। जैसे पेन का हम बताए थे अभी, तो मान लेते हैं 10 लाख रुपए इस साल के हिसाब से हुआ हमारा जीडीपी, तो 10 लाख रुपए को बनाने के लिए यदि हम लोग 1 लाख रुपए का नुकसान कर दिए पर्यावरण में तो हमारा जो ग्रीन जीडीपी होगा वो 9 लाख रुपए ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन नहीं होगा, नवीकरणीय ऊर्जा से आय नहीं होगा, जीडीपी माइनस पर्यावरण को होने वाला नुकसान, ये जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीन जीडीपी। चलिए अगला बढ़ते हैं। निम्न में से जीडीपी डिफ्लेटर किसके बराबर होता है। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर किसके बराबर होता है, तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बात कर रहे थे नॉमिनल जीडीपी का और रियल जीडीपी का। देखिए प्रश्न भी आ गया यहाँ पे एक, तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी अभी मैंने जो बताया था, जब जीडीपी की गणना किस पे किया जाए, चालू कीमत पर जीडीपी। ठीक है, चालू कीमत पे अगर जीडीपी की गणना किया जाए तो नॉमिनल जीडीपी, चालू कीमत मतलब जो करंट चल रहा है। ठीक है, और रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी बराबर आधार वर्ष के कीमत पर।
ठीक है। आधार वर्ष के कीमत पे जो जीडीपी हम आकलन कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा रियल जीडीपी हो जाएगा। तो अब हमको मापना है कि देश में जो है आर्थिक वृद्धि किस प्रकार से हो रही है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताएगा और एक टर्म का यूज किया जाता है, वो टर्म है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। क्या होता है ये, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है और इसके हिसाब से मापा जाता है जो देश की प्रगति जो है किस तरफ जा रही है, नेगेटिव में जा रही है, पॉजिटिव में जा रही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इंटू 100, ठीक है। समझ गए नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी के बारे में ही समझ गए हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय आय के आकलन में कौन सी विधियां प्रचलन में है, ठीक है। राष्ट्रीय आय के आकलन में कौन सी विधियां प्रचलन में है, तो एक तो उत्पादन विधि है, प्रोडक्शन मेथड से आप लोग जान ही गए हैं, जो एक घरेलू सीमा के अंतर्गत जो है उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का मूल्य जो है वो माप लेंगे। नहीं तो क्या कर सकते हैं हम लोग, आय विधि से, इनकम मेथड से माप लेंगे। मान लेते हैं आपके घर का इनकम पूछा जाए कितना है, तो जितने रुपये सब कमा रहे हैं, जिस प्रकार से कमा रहे हैं उस सबको जोड़ देंगे। रुपये आपके पास है तो आप दो ही काम कर सकते हैं, पहला या तो उस रुपये को आप कहीं पे खर्च कर सकते हैं, या दूसरा आप कहीं पे निवेश कर सकते हैं, बैंक में जमा कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, कहीं ना कहीं निवेश करेंगे। दो ही काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आय विधि में क्या है, इनकम मेथड, ठीक है। तो इनकम किस किस को आएगा, कहां कहां से इनकम आएगा, तो जैसे देखिए फैक्ट्री चलता है, कोई भी काम हो रहा है, भूमि पे काम हो रहा है, तो भूमि को इनकम क्या होगा, किराया होगा, ठीक है। प्लस मजदूर अगर कुछ काम कर रहे हैं तो मजदूर को क्या किया जाएगा, लेबर का भुगतान किया जाएगा, ठीक है। प्लस जो पूंजी लगा है, पूंजी पे क्या किया जाएगा, ब्याज मिलेगा। और प्लस अगर जो फॉर्म है वो क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, जीडीपी निकल जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय का आकलन हमारा हो गया, राष्ट्रीय आय निकल जाएगा हमारा। अगर इसी को पूरे देश के हिसाब से हम जोड़ दिए कि कितना किराया में से इनकम आया देश को, कितना भुगतान से है, कितना ब्याज से और कितना लाभ कमाया, तो आय मेथड से हमारा राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। नहीं तो व्यय विधि से भी निकाल सकते हैं, व्यय विधि यानी खर्च विधि से, किस कहां कहां खर्च किया गया है, ठीक है। तो निजी खर्च प्लस निजी निवेश प्लस सरकारी खर्च, सरकार द्वारा किया गया खर्च, और प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। निजी खर्च को किससे डिनोट करते हैं, सी से, निजी निवेश को आई से कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट, सरकारी खर्च को जी से कर देते हैं, और ये एक्सपोर्ट माइनस, एक्सपोर्ट को आई से और इंपोर्ट को एक्सपोर्ट को एक्स से और इंपोर्ट को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, यानी कि राष्ट्रीय आय बराबर क्या हो जाएगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस आई, ठीक है। तो ये व्यय विधि से जो है राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए सारी विधियां प्रचलन में है, ठीक है। मूल्यवर्धित भी, व्यय भी और आय विधि भी, तीनों ही विधियां प्रचलन में है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे ऑप्शन होना चाहिए था ये सभी, ठीक है, ये सभी जो है ऑप्शन होगा, ठीक है। मूल्यवर्धित विधि क्या है, तो मूल्यवर्धित में नाम से स्पष्ट है क्या, मूल्यवर्धित, मूल्य बढ़ रहा है, तो मूल्यवर्धित में क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन बराबर क्या होगा, जीडीपी माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, यानी एक्चुअली में कितना क्रिएशन हो रहा है, कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है। मान लेते हैं कोई एलपीजी सिलेंडर है, सरकार द्वारा बनाया गया उस चीज को, ठीक है, तो सरकार उस पर टैक्स भी ले रही है। मान लेते 700 का सिलेंडर है, 500 रुपया टैक्स ले ली, हो गया टोटल। एग्जाम्पल के लिए मान ले एक एलपीजी है, कीमत 700 में बना, 500 रुपया क्या ले ली,
टैक्स ले ली, लेकिन 200 रुपया क्या कर दी, सब्सिडी भी कर दी। ठीक है, सब्सिडी कर दी, तो अब कितना बच गया हमारा, 700 और प्लस 500, 1200 में से 200 चला गया, तो ये हो गया 1000 रुपया। 1000 यानी 200 रुपया का जो 300 रुपया का जो है वैल्यू एडिशन बढ़ गया। ठीक है, तो ये मूल्य वर्धित विधि है, जीबीए मेथड है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय के आकलन में कौन कौन सी विधियां प्रचलन है, आय विधि, व्यय विधि और मूल्य वर्धित विधि। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था में तकनीकी मंदी का आशय किससे है, तो तकनीकी मंदी होता है जब 2 क्वार्टर तक यदि हमारा नेगेटिव में चल रहा है, मंदी में चल रहा है, यानी लगातार 2/3 तक मंदी रहने की स्थिति में वो क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकल मंदी। ठीक है, तो कोरोना के समय में जो है, कोरोना के समय में इसी प्रकार की मंदी थी देश में। ठीक है, लगातार 2/3 तक यदि मंदी रहती है तो उसको हम लोग टेक्निकल मंदी के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सकल राष्ट्रीय खुशहाली शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो सकल राष्ट्रीय खुशहाली शब्द जो है, एक भूटान में एक राजा हुए, भूटान में एक राजा हुए 1972 में, ये राजा जिग्मे सिंघिये वांगचुक, जिग्मे सिंघिये वांगचुक, इन्होंने जो है सकल राष्ट्रीय जिग्मे सिंघिये, ठीक है, वांगचुक, इन्होंने जो क्या किया, सकल राष्ट्रीय खुशहाली शब्द का प्रयोग किया कि सिर्फ इनकम से जो है देश की वो जीडीपी नहीं नापी जाएगी, ओरिजिनल आय नहीं नापा जाएगा, कोई भी देश कितना खुशहाल है उससे ही जो है हम लोग पता लगाएंगे विकास का। तो सकल राष्ट्रीय खुशहाली एक इंडेक्स रखा गया, उसमें किन चीजों को शामिल किया गया, तो पहला शामिल किया गया प्रति व्यक्ति आय को, कितना आदमी कमा रहा है, एक आदमी का इनकम कितना है। ठीक है, दूसरा सुशासन को, कहाँ पे कैसा सुशासन चल रहा है। तीसरा पर्यावरणीय सुरक्षा को, कि वहां का पर्यावरण कैसा है, अब दिल्ली वाला स्थिति तो नहीं है। चौथा इसके अलावा क्या है, सांस्कृतिक प्रोत्साहन को, ठीक है, इन चारों चीजों को जोड़ दिया गया और इसी से सकल राष्ट्रीय खुशहाली का पता चलता है। तो ये टर्म का यूज करने वाले हैं जिग्मे सिंघिये वांगचुक। ठीक है, भूटान के राजा थे 1972 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल की इंडिया के लेखक कौन हैं, तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं, तो ये हैं हमारे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, इनके बारे में कई सारी बातें हैं, जैसे इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, एम्बेसडर ऑफ, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा जो है इन्होंने सबसे पहले कैलकुलेट किया था नेशनल इनकम को, और इनके अनुसार जो है उस टाइम में 20 रुपये थी। ठीक है, इन्होंने जो कैलकुलेशन करके निकाला था, सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले हैं दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और साइंटिफिक मेथड से जो है वी आर राव ने जो है ये इसको पता लगाया था, राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी बंद अर्थव्यवस्था की परिभाषा है, तो बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, बंद का मतलब हो गया कि उस देश से, जैसे ये वर्ल्ड है और ये भारत है, बंद का मतलब हो गया कि न वर्ल्ड का कोई देश भारत में कोई सामान बेच सकेगा, न भारत से कोई देश दुनिया में कोई सामान बेच सकेगा, कोई न एक्सपोर्ट होगा और न इंपोर्ट होगा, न एक्सपोर्ट होगा न इंपोर्ट होगा। ठीक है, तो वैसे अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, क्लोज्ड इकोनॉमी। भारत भी पहले क्लोज्ड इकोनॉमी था, लेकिन 1991 में क्या हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म्स आया था मनमोहन सिंह के वजह से, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस चीज को, और भारत को उस टाइम में सख्त आवश्यकता थी और अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान किया। ठीक है, मनमोहन सिंह जी ने, उनका देश हमेशा जो है कृतज्ञ रहेगा, ऋणी रहेगा ऐसे महान अर्थशास्त्री का। ठीक है, तो बंद अर्थव्यवस्था क्या है, जहां न निर्यात होता है और न ही आयात होता है। ठीक है, न निर्यात होता है न ही आयात होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वास्तविक जीडीपी मूल्य स्तर में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए किसी दिए गए अर्थव्यवस्था में कुल वस्तुओं और सेवाओं को मापता है। वास्तविक जीडी है, ठीक है। और वास्तविक जीडीपी कभी भी नाम मात्र जीडीपी से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट शब्द है ये, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो सकता है, ठीक है। तो केवल एक जो है इसका आंसर है। वास्तविक जीडीपी के बारे में बताएं, मूल्य स्तर को परिवर्तन में ध्यान रखते हुए किसी देश में अर्थव्यवस्था की कुल वस्तु, यानी कि जो आधार वर्ष है उसके हिसाब से जो वस्तु और सेवाओं को मापता है कि कितना मूल्य बढ़ गया है, ठीक है। तो और दूसरा कि कभी नाममात्र जीडीपी, नाममात्र मतलब नॉमिनल जीडीपी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि नॉमिनल जीडीपी से अधिक ना हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सेकंड वाला गलत हो जाएगा, केवल एक जो है इसका सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों की पहचान करें। जीएनपी की गणना करते समय किसी देश में विदेशियों द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में रखा जाता है। जीएनपी की गणना करते समय देश के बाहर किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है वो ज्यादा सही है। जीएनपी, जीएनपी क्या हो गया? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब भी हम नेशनल की बात करेंगे तो मतलब दुनिया भर में जो भारतीय रह रहे हैं उनके द्वारा भी जो इनकम क्रिएट किया गया उसको भी काउंट करेंगे, ठीक है। तो देश के बाहर किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। या जीएनपी गणना करते समय किसी देश में विदेशियों द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। किसी देश में होगा, किसी देश में नागरिकों द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। ये सेकेंड ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। यानी भारत का जो नागरिक है अगर विदेश में भी वहां से क्रिएट कर रहा है तो जीएनपी में उस चीज को काउंट किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। स्थानांतरण भुगतान की वास्तविक परिभाषा निम्नलिखित में से कौन है? ट्रांसफर पेमेंट की परिभाषा क्या है? तो दो टाइप का पेमेंट होता है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। पेमेंट जो है, पेमेंट कह लीजिए या इनकम कह लीजिए, दो प्रकार का होता है। पहला है फैक्टर इनकम, ठीक है, साधन आय, और दूसरा है ट्रांसफर इनकम, ठीक है। ट्रांसफर इनकम, द ट्रांसफर इनकम क्या होता है? जिसके बदले कोई सेवा नहीं दिया, जैसे वृद्धा पेंशन, तो वृद्ध लोग जो है कोई किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं देते हैं, फिर भी सरकार के द्वारा उसको राशि मुहैया कराई जाती है। छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति भी क्या हो जाएगा? ट्रांसफर इनकम का उदाहरण, यानी कि जिसके बदले कुछ नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। छात्रवृत्ति, पेंशन, ठीक है, पेंशन, ये सब जो है एग्जाम्पल है किसका? ट्रांसफर इनकम का। मतलब किसी भी गुड्स का या किसी भी सर्विस का किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं हो रहा है तब भी पैसा मिल रहा है, मतलब ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या है? जिसके बदले में किसी न किसी प्रकार का जो है सेवा दिया जा रहा है या वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा जीडीपी के काउंटिंग में, एनएनपी के काउंटिंग में जो है किसका यूज किया जाता है? फैक्टर इनकम का यूज किया जाता है, ट्रांसफर इनकम को नहीं लिया जाता। यहाँ पूछ रहा है स्थानांतरण भुगतान की वास्तविक परिभाषा क्या है? तो किसी संगठन के भीतर कर्मचारी मुआवजे के लिए किया गया भुगतान नहीं है। स्थानांतरण भुगतान से तात्पर्य एक नौकरी से दूसरी नौकरी में स्थानांतरित होने वाले नहीं है। स्थानांतरण भुगतान से तात्पर्य वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान के बिना किए गए भुगतान से है। तो सी वाला जो है आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया में पीपीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था की रैंकिंग क्या है? पीपीपी मतलब क्या होता है? पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी क्रय शक्ति क्षमता, ठीक है। क्रय शक्ति कि भारत के लोगों के पास कितने रुपए है खरीदने के लिए, कितनी क्षमता है कोई भी चीज परचेज करने के लिए, उस आधार पर यदि भारत की रैंकिंग की जाए तो भारत थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। कितने पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे। और जीडीपी के आधार पे भारत की रैंकिंग की जाए तो वर्तमान में फिफ्थ पोजीशन पे है, ठीक है। और 2025 खत्म होते होते तक भारत चौथे स्थान पे होगा, 27 में तीसरे स्थान पे होगा, और 47 से पहले ही जो है भारत नंबर 1 होगा। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत जो है नंबर 1 होगा, यदि इसी हिसाब से देश का नायक, देश का जो लीडर है वो ग्रो करते रहे, ठीक है। अगर देश के लीडर जो है इस तरह से काम करते रहे जिस तरह से पिछले 10-12 सालों में हुआ है
तो हम लोग कब का नहीं नंबर 1 पे आगे रहते। लेकिन देखा जाएगा आने वाले समय में, उम्मीद है कि 10 से 15 साल के भीतर जो है हम लोग नंबर 1 पे स्थापित हो जाएंगे। ठीक है, और ये सब हवा हवाई बातें हैं, यहाँ पे ये चीज है, देश में प्रगति नहीं कर रहा है। किसी भी देश का जो है विकास का आकलन सही मायने में उसके जीडीपी से ही होता है कि उस देश का क्या ग्रोथ चल रहा है, यानी वस्तु सेवा कितना उत्पादन हो रहा है। तो अब काम कर रहा है तो इनकम तो आ ही रहा होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि मंगल ग्रह से लोग आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए, मेट्रो नेटवर्क में हम लोग थर्ड पोजीशन पे आ गए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो दिखाती हैं, सब कुछ सामने है, फिर भी पता नहीं लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। ठीक है, तो बहरहाल हम लोग को अपने मुद्दे पे ध्यान देना है। तो ये था हम लोग का नेशनल इनकम का सीरीज, राष्ट्रीय आय का जितनी भी चीजें हो पाई है आप लोगों ने देखा है। इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है वो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सेशन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।